अगर सब कनेक्टेड हैं तो काइंडली मुझे एक फाइनल ओके का मैसेज रिसीव होना चाहिए सबकी तरफ से, जितने भी अवेलेबल हैं, ताकि फिर हम फाइनली स्टार्ट करें। ठीक है फारिसा, अभी बता दूं या लेक्चर का वेट करना है? अच्छा, अभी बता देती हूँ। फारिसा देखें, पाकिस्तान में जिस तरह हम प्रोविंसेस की टर्म यूज़ करते हैं ना, अमेरिका में हम स्टेट्स की टर्म यूज़ करते हैं। इंडिया में भी स्टेट्स कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश इज़ अ स्टेट। उत्तर प्रदेश इज़ अ स्टेट। अच्छा, अब जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उसमें रीजन्स कहा जाता है। ब्रिटानिया यानी कि यूनाइटेड किंगडम में कंट्रीज़ कहते हैं। जापान में प्रीफेक्चर्स कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड कैंटन्स कहता है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि जिस स्टेट को, मतलब हर स्टेट अपनी मर्ज़ी से, कोई स्टेट कह रही है, कोई प्रोविंस कह रही है, कोई प्रीफेक्चर्स कह रहा है, कोई कैंटन्स कह रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि जो अमेरिका है वो 50 मिनी स्टेट्स यानी कि छोटे छोटे मुल्क कह सकते हैं कि उनको मिला के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 4 छोटे छोटे सूबे मिलाकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया। क्लियर हुआ? अच्छा जी, मैं एक दफ़ा नाम रिकॉल कर देती हूँ। इनमें बहुत सारे नाम मेरे लिए नए हैं ऐसे ही है। अच्छा जी, ठीक है। फ़ातिमा है हमारे साथ मारिया हैं, कनीज़ हैं, हमारे साथ हसनात भाई हैं, खतीजा हैं, बुरहान भाई हैं, आदिल भाई हैं, फ़ारिसा हैं और गगन हैं। ओके हादिया, आप टेक्स्ट कर दें तो जो फ्री होगा वो फिर ज्वाइन कर ले, उनको कहें। नहीं जी, ये लास्ट है। इसके बाद मैंने मज़ीद कुछ भी नहीं करवाना। ठीक है, वो सब आपके हवाले और अल्लाह के हवाले फिर। हादिया, मुझे एक एक लास्ट आपसे बात करनी है कि काइंडली अब आपने मज़ीद सबको बता दें कि मुझे किसी का भी इनबॉक्स मैसेज रिसीव नहीं हो। काइंडली पिछले 4 दिन से मैं पागल हो गई हूँ मैसेजेस रिसीव कर करके। ठीक है, तो बस आज इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं यहीं पे ही, और इसके बाद मज़ीद मैं कोई क्वेश्चंस नहीं लूँगी। ओके ठीक है फ़ातिमा, ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। क्या रहता है आपका? फ़ातिमा, मिडल ईस्ट इज़ नॉट अ बिग डील। मैंने एक मैप के ज़रिए, अगर आपको याद हो, एक स्केच करवाया था अगर आप तब थीं। हाँ जी, उसके ऊपर उस पे मैं क्या बताऊँ मज़ीद? चलिए देख लेंगे इसको फिर कभी। ठीक है, फ़िलहाल जो अभी कर रहे हैं ना उसकी उसकी बात करते हैं, बाद में देखा जाएगा कि उसके लिए अगर टाइम बचा तो हम उसको कहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बहुत से नाम नए हैं। ठीक है, अभी मज़ीद भी जो आ रहे हैं उनको भी एडवांस में वेलकम। लेकिन देखिए, मेरी बात सुने, हम ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं और बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो ये जस्ट एक रिवीजन सेशन है, और रिवीजन सेशन के रूल्स क्या होते हैं कि आप हर चीज़ को एक बार जस्ट टच करते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सबके पास मैप्स की अच्छी नो हाउ है, और हादिया ने आप सबको मैप्स शेयर कर दिए हैं, इंशाल्लाह कर दिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उन सब मैप्स को अपने स्क्रीन्स पर खोल लें। सेकेंडली, उन पिक्चर्स को भी अपने पास रख लें जो आपने ली थी जब हमने प्रॉपर्ली लेक्चर्स को डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक है, चलें जी। रिवीजन सेशन है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे एक दफ़ा।
ठीक है गगन। गगन समझ रही है ना? आप न्यू है, मैं इसलिए आपका नेम ले रही हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा जी, हसनात भाई भी नहीं हुए, ठीक है। ओके हसनात भाई, ठीक है। गगन, हसनात भाई, अब आप एफपीएससी का सिलेबस खोलेंगे ना, तो आपको सिलेबस मिलेगा 1492 से। गगन कहाँ से मिलेगा? 1492 से। यानी कि एफपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको अमेरिकन हिस्ट्री 1492 से लेके आज तक की पता होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कहाँ से शुरू करवाऊंगी? आज से तकरीबन 25,000 साल पहले से। बाय द वे, इट्स जस्ट अ जोक। गगन, बात यह है कि आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाते जब तक आप उसकी प्रॉपरली बुनियाद, उसकी बेस ना स्ट्रॉन्ग कर लें। कंक्रीट स्ट्रॉन्ग बेस के बगैर आपकी जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकती। लिहाजा अमेरिकन हिस्ट्री पर डायरेक्टली आने से पहले मैं प्रॉपरली एक बैकग्राउंड सेट करती हूँ, जिसको मैं अब बिल्कुल दोबारा से 100% नहीं करवाऊंगी। मैं जस्ट उसको सिर्फ यू नो हम उसको सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली क्या क्या हुआ था हिस्ट्री में। तो गगन, क्या हुआ था? कितनी आइस एजेस आई थी? 5 आइस एजेस आई थी, ऐसे ही है। और जब लास्ट आइस एज ख़त्म हुई आज से तकरीबन 1100 साल पहले, तो जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ था आपके दो दुनिया के दरमियान, 3 कॉन्टिनेंट्स एक तरफ थे और 2 कॉन्टिनेंट्स एक तरफ थे, ऐसे ही था। तो जो कनेक्शन बिल्ड हो गया था वो कनेक्शन ख़त्म हो गया। जब आइस एज ख़त्म हुई, कनेक्शन ख़त्म हो गया दुनिया का। बट जो आखिरी आइस एज थी, उसके दौरान कुछ लोगों का ग्रुप आपकी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया से अनइंटेंशनली वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अलास्का मूव कर गया, और फिर वो वहीं पर ही रह गए। आइस एज ख़त्म हो गई, वापस नहीं आ पाए वो लोग। उनकी जनरेशन्स एक्सपैंड करना लगी। जब जनरेशन्स ने एक्सपैंड किया तो पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ने लगी। उनकी ट्राइब्स बननी शुरू हो गई, कबीले बनने शुरू हो गए। फिर आप देखते हैं कि आपका जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन लैंड्स हैं, वहाँ पर हम ट्राइब्स के नाम देखते हैं, लाइक सेमिनोल, चिरोकीज, मायाज, एस्टेक्स एंड टॉल्टेक्स, रेड इंडियंस, इनका सिविलाइजेशन। तो बड़ी वहाँ पे सिविलाइजेशंस बनना शुरू हुई, बट दे वर वेरी प्रिएम्प्टिव, बहुत अनसिविलाइज्ड लोग थे। हमने सारा डिस्कस किया कि वो क्या खाते थे, वो कैसे लिबास पहनते थे, ठीक है। हमने इवन मैंने आपको मूवीज़ के नाम भी बताए थे, अगर आपने देखे हों, जिनमें आपको प्रॉपरली जो हमारे नेटिव अमेरिकन्स हैं उनका पूरा कल्चर नज़र आता है। वो रिलीजियसली कितने ज़्यादा बैकवर्ड थे। वो अब सूरज को अपना देवता मानते थे, वो आग को अपना देवता मानते थे, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को अपने खुदा समझ बैठे थे वो लोग। फिर मैंने आपको बताया था कि उस दौरान आपके ओल्ड वर्ल्ड में क्या हो रहा था। अब ओल्ड वर्ल्ड आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका को मिला ले तो आपका ओल्ड वर्ल्ड बनता है। ऐसा ही है ना कि ये 3 जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इन 3 कॉन्टिनेंट्स को मिलाएं तो आपका ओल्ड वर्ल्ड बनता है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था कि एम्पायर सिस्टम था और सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती थी। दे वर वेरी सिविलाइज्ड पीपल एज कंपेयर टू द नेटिव अमेरिकन्स। यहाँ पर नबूवत भी आती रही। फ़लस्तीन में हज़रत आदम को श्रीलंका में भेजा गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में भेजा गया। तो क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने नबूवत भी भेजी, बहुत से नबी आए, बहुत से अंबिया आए, तो यहाँ के लोग काफ़ी हद तक सिविलाइज थे। यहाँ के लोग काफ़ी हद तक यू नो उनको समझ थी, अक्ल थी, शऊर था।
फिर इसके बाद यहाँ पर बहुत सी सिविलाइजेशंस आना शुरू, एम्पायर्स बनना शुरू हुई। आपकी रोमन एम्पायर कितने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी काफ़ी पुरानी एम्पायर है। फिर इस एम्पायर की बहुत सी जंगें हुई, मुसलमानों के साथ जंग हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने वो जंग लड़ी जिसमें उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया। फिर रोमन एम्पायर ज़वाल पजीर होती है। मुस्लिम्स सुपर पावर बनते हैं। खिलाफत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर दुनिया में सुपर पावर के तौर पर वो नमूदार होती है। फिर ऑटोमन एम्पायर के बाद यूरोप फिर से उठता है। सुपर पावर का लेबल यूरोप के पास चला जाता है वापस। फिर आप देखते हैं कि यूरोप के पावर में आने के बाद दुनिया मल्टीपोलर होती है। छोटे छोटे सरदार उठना शुरू हो जाते हैं और अपने आप को सुपर पावर कहलवाना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ आपको हिटलर नज़र आ रहा है, आपको मुसोलिनी नज़र आ रहा है, आपको ब्रिटानिया नज़र आ रहा है, आपको फ्रांस नज़र आ रहा है, फिर आपको जापान उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो दुनिया का जो निज़ाम है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। जब हर किसी ने अपने सरदार होने का दावा करना शुरू कर दिया तो अल्टीमेटली कहते हैं ना कि दुनिया में दो खुदा होते तो दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। तो जैसे दुनिया में दो खुदा नहीं हो सकते, उसी तरह दुनिया में बहुत सारी सुपर पावर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकती। उन्होंने क्या करना शुरू किया कि आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या निकला कि दुनिया ने अपने दौर की और तारीख की सबसे बड़ी जंग देखी, सबसे बड़ी तबाहकुन जंग देखी, वर्ल्ड वॉर 1। कुछ ही अरसा गुजरा कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 का सामना करना पड़ा। वंस अगेन अ बिग कैटास्ट्रॉफ। फिर उसके बाद क्या होता है कि दुनिया में दो सरदार रह जाते हैं एंड दे वर लीस्ट इफेक्टेड बाय वॉर। एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, सोवियत एम्पायर। बाकी ब्रिटानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, दे वर डिस्ट्रॉयड इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली ये कोलैप्स कर चुके थे। जंगें लड़ लड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था अपना। तारीख में आप देखें तो आपको सबसे बड़ी जंग फ्रांस और ब्रिटानिया की मिलेगी, जो आज सिस्टर इकोनॉमी से दुनिया की। तो इनकी तारीख जंगों से भरी हुई है। ठीक है। फिर क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है। एक तरफ हमें यूएसएसआर नज़र आता है, एक तरफ हमें यूएसए नज़र आता है। अब यूएसएसआर को यूएस बर्दाश्त नहीं हो रहा और अमेरिका को यूएसएसआर बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब इनका कंपटीशन आपस में नहीं था तो ये दोनों मिल के दूसरों से लड़ रहे थे। जब बाकी सारे ख़त्म हो गए तो इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। डायरेक्टली एक दूसरे को अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि ना वो बचेगा ना वो बचेगा। इन्होंने प्रॉक्सीज लड़ना शुरू कर दी। अपने हेजमोनिक एम्स, अपने हेजमोनिक एजेंडास को पूरा करने के लिए इन्होंने जर्मनी में प्रॉक्सी हल की, डिवाइड कर दिया जर्मनी को, ईस्ट जर्मनी में, वेस्ट जर्मनी में। जर्मनी के कैपिटल बर्लिन को डिवाइड कर दिया ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में। प्रॉक्सी हेल्ड की कोरिया में, डिवाइड कर दिया कोरिया को, नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में। अफगानिस्तान को डिवाइड कर दिया नॉर्दर्न अलायंस में एंड तालिबान्स में। और तब तक इन्होंने चैन का सांस नहीं लिया जब तक इनमें से एक बिल्कुल तबाह नहीं हो गया। यूएसएसआर 17 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तब जाके यूएस ने कहा कि नाउ आई एम द किंग ऑफ द रिंग। अब मैंने किसी को अपने मुकाबले खड़ा नहीं होने देना। वो अलॉन दुनिया का सरदार, दुनिया का बदमाश बन गया। ठीक है।
तो दुनिया जो थी वो बायपोलर से हो गई यूनिपोलर, एक पोल, एक सेंटर, एक सरदार, एक चौधरी, एंड दैट वाज अमेरिका। अब अमेरिका के सुपर पावर बनने के बाद वंस अगेन अगर आज हम देखें तो हमें नज़र आता है कि द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स बायपोलैरिटी, बल्कि हम कह सकते हैं मल्टीपोलैरिटी। आपको अगेन यूएसएसआर, सॉरी अगेन रशिया, नाउ इट्स रशिया नॉट यूएसएसआर, तो आपको अगेन रशिया उठता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ आपको चाइना एक राइजिंग इकोनॉमी नज़र आ रही है, आपको इंडिया उठता हुआ नज़र आ रहा है, आपको फिर से जापान उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो once again we can say that the world is moving towards multipolarity. यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मारिया, मेरी तरफ से ना आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरा नेट कनेक्शन बिल्कुल 100% स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी का इशू आता है तो वो उसका पर्सनल इशू होगा, ठीक है। और वैसे भी मैंने पहले बता दिया कि ये ऑडियो मैं किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगी। मेरा यूट्यूब चैनल भी, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना और पैनिक भी नहीं करना काइंडली। अब कोई भी एटलीस्ट कनेक्शन के ऊपर टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, ठीक है। वंस अगेन मैं फिर से डिटेल्स में जा रही हूँ, इतनी डिटेल में मुझे नहीं जाना था, मुझे सिर्फ टच करना था चीज़ों को। लेकिन अगर मैं बिल्कुल टच करना शुरू कर दूँ तो गगन और उन सब बच्चों का क्या होगा जो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने ये देखा कि किस तरह से जो ऑटोमन एम्पायर है, जो मुस्लिम्स हैं, वो जब पावर में आए, हम 15th सेंचुरी की तरफ वापस चले गए हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया ना कि आपके ओल्ड वर्ल्ड में बेसिकली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही पहले से लेके आज तक किस तरह से प्रायोरिटी, किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता रहा है। अब मैं बता रही हूँ पर्टिकुलरली 15th सेंचुरी के ऊपर हम जा रहे हैं, स्विच कर रहे हैं 15th सेंचुरी पर, ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर, कि किस तरह से सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया। आज हम कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्तांबुल कहते हैं, कुछ लोग इस्तांबुल भी कहते हैं, विच इज़ अ सिटी ऑफ टर्की। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कुस्तुनतुनिया फतह होता है और मुसलमानों के पास आता है, यहाँ से कुस्तुनतुनिया पे मुसलमानों ने कब्जा करके अपने पास कर लिया, और वहाँ पर स्पेन ने ग्रेनाता पे कब्जा कर लिया, तो वहाँ पर फॉल ऑफ ग्रेनाता हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया कि कुस्तुनतुनिया जो इकोनॉमिक सेंटर था आपकी बिजेंटीन एम्पायर का, आपके ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का, वो इकोनॉमिक सेंटर मुस्लिम्स के पास आ गया। वो उनका पॉलिटिकल सेंटर था, वो उनका रिलीजियस सेंटर था बिकॉज ऑफ हैगा सोफिया, जिसको तैयब अर्दगान ने कुछ सालों पहले ही मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, आप सबको पता होगा। तो वो हैगा सूफिया को अपना रिलीजियस सेंटर मानते थे, उनके सेंटिमेंट्स थे, उनके इमोशंस कनेक्टेड थे हैगा सूफिया से। तो जब मुस्लिम्स ने उनसे पूरा इस्तांबुल फतह कर लिया, उनसे छीन लिया इस्तांबुल, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो आपका यूरोप था वो बुरी तरह डिक्लाइन हो गया। वो इकोनॉमिकली डिक्लाइंड हो गए, स्पिरिचुअली वो डिक्लाइंड हो गए, इमोशनली वो डिक्लाइंड हो गए, पॉलिटिकली वो डिक्लाइंड हो गए। तो एक हम कह सकते हैं कि वो एक आइसोलेशन में चले गए। और मोर ओवर आइसोलेशन में कैसे गए, ठीक है, मैंने आप सबको बताया हुआ ये सब कुछ कि वो पॉलिटिकली क्यों डिक्लाइन में गए, वो इकोनॉमिकली क्यों डिक्लाइन में गए, क्योंकि ये इनका इकोनॉमिक सेंटर था। ये वो लोकेशन थी दुनिया की, जोग्राफिकली आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इस्तांबुल की क्या लोकेशन है। ये दुनिया का वो शहर है जो आपके एशिया को आपके यूरोप से कनेक्ट करता है। तो यूरोप जब ट्रेड करता था वो अपनी पूरी ट्रेड कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल से करता था। जब मुसलमानों ने इस पर कंट्रोल बनाया अपना, मुस्लिम्स ने जब इस्तांबुल को फतह किया,
तो जस्ट बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल राइवलरीज उन्होंने तमाम ट्रेडिंग रूट्स उन पर ब्लॉक कर दिए कि यूरोप अब यहाँ से यानी कि क्रिश्चियंस अब यहाँ से ट्रेडिंग नहीं करेंगे। उन्होंने एशिया जाना है तो कोई और नया रास्ता ढूंढे। मोर ओवर जो आपका एक सी रूट गुजरता है यहाँ से, अगर आप थोड़ा सा मैप की तरफ फोकस करें जो आपके पास हैं पड़े, उनमें नज़र आएगा कि आपको कि मेडिटेरियन सी, सुएज कनाल एंड रेड सी, ये एक बड़ा फंटास्टिक सा एक छोटा सा रूट था। मुसलमानों ने उस रूट को भी इन पर ब्लॉक कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूरोप को एक दीवार से लगा दिया, आइसोलेशन में डाल दिया। अब उनके पास कोई और नहीं है रूट कि वो एशिया तक पहुंचे, और एशिया तक उनका पहुंचना ज़रूरी था क्योंकि उस वक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आपके यूरोप में नहीं मिलती थी और एशिया में होती थी। एंड एशिया वाज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्टिनेंट, इकोनॉमिकली एशिया बहुत स्ट्रॉन्ग था। यूरोप ने क्या किया, दो रूट्स थे आपके पास। अगर आप ज़रा मैप को देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके पास दो चॉइसेस हैं कि या तो वो नॉर्थ पोल से होते हुए एशिया पहुंचे या फिर वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके एशिया पहुंचे। अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अगर वो नॉर्दर्न पोल से जाएंगे एशिया तो समंदर तो जमा हुए, हमें पता है कि नॉर्थ और साउथ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वो बर्फ़ पर तो अपनी कश्तियाँ नहीं चलाएंगे ना। तो दूसरा रूट हमारे पास आता है कि वो पूरे मैसिव अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करें और एशिया पहुंचें। अब आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखें तो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि उसको क्रॉस करने में पता नहीं उनको कितने दिन लग जाते, उनकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में ये हुआ कि यूरोप को बहुत बहुत बड़ा एक कह सकते हैं हम ज़वाल फेस करना पड़ा, एक बहुत बड़ा डिक्लाइन, एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ फेस करना पड़ा। आप कभी अगर यूरोप के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन्होंने अपने ही बच्चों को मारना शुरू कर दिया। एक कोटेशन आपको मिलती है जब आप यूरोपियन बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें कोटेशन लिखी हुई है कि thousands upon thousands of children who could not be cared for were simply left to die on dung humps or on roadside ditches. इतने बुरे हालात हो गए आपके यूरोप के। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर रात के बाद सुबह होती है, हर ज़वाल के बाद एक बार फिर से अरूज, एक दफ़ा फिर से रोशनी मिलती है। तो जब ये इतनी बुरी तरह आइसोलेशन में गए, तब तमाम दरवाजे इन पर जब बंद हो गए, तो इन्होंने कहा कि नाउ इज़ द टाइम कि हमने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स। जब इन्होंने इस बात को ठान लिया कि हमने फिर से फिर से यूरोप को ताकतवर बनाना है। अच्छा, ये थॉट इनके पास कहाँ से आई? एक बहुत ग्रेट ट्रैवलर थे मार्को पोलो। मार्को पोलो के सफ़रनामे जब इन्होंने पढ़े, यूथ थी इनकी, जब यूथ ने इन मार्को पोलो के सफ़रनामे पढ़े तो उसने उसने क्या देखा, उसने क्या पढ़ा? मार्को पोलो वो जो पूरी दुनिया घूमा था, जो एशिया, जापान, चाइना के महलों से होके आया था, उसने वापस आके जब अपने अपने सफ़रनामे लिखे और फिर जब यूरोपियंस ने उनको पढ़ना शुरू किया तो उनको पता चला कि अच्छा, चाइना के महलों में चांदी की दीवारें हैं, सफ़ायर के बर्तन हैं, सोने की ये चीज़ है, हीरे के वहाँ पे क्या क्या एग्जैजरेशन, लॉट ऑफ एग्जैजरेशन दे फाउंड इन इट।
ये नहीं कि मार्को पोलो की राइटिंग्स में इतनी एग्जैजरेशन थी रिगार्डिंग द महल ऑफ चाइनाज जापान एंड एशिया कि इसने एक सेंस डेवलप कर दी उनमें डेस्परेशन की। यूरोपियंस डेस्परेट हो गए कि हम चाइना जाएंगे, हम एशिया जाएंगे, हम जापान जाएंगे, हम उनसे ट्रेडिंग करेंगे और वापस सोना चांदी और सफ़ायर और हीरे मोती लेकर यूरोप आएंगे और यूरोप की इकोनॉमी को फिर से खड़ा करेंगे। गगन, समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तो इनमें जो सेंस ऑफ डेस्परेशन थी, उन्होंने इसको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। क्लियर? अब होता क्या है? होता ये है कि एक शख्स पैदा होता है जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। यूरोप में एक शख्स पैदा होता है जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे ड्रॉप हुए। अच्छा खैर, चलिए मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि मैं ये बात कर रही थी कि यूरोप में एक शख्स पैदा हुआ एंड हिज नेम वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस। उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस एंड दिस मैन वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ मार्को पोलो। एक एक्सपर्ट सेलर था। सेलर का तो पता है ना, अगर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी है तो आपको पता होगा कि ये लोग जहाज़ लेके समंदरों में निकलते हैं, सेलिंग करते हैं, नेविगेशन करते हैं। तो ये एक एक्सपर्ट सेलर था। एम्बिशन क्या था? एशिया जाना। क्यों जाना? क्योंकि उसने सुन रखा था मार्को पोलो की राइटिंग्स में, उसके सफ़रनामों में, कि एशिया बहुत रिच कॉन्टिनेंट है। जापान, चाइना, इंडिया बहुत रिच हैं सोने में, चांदी में और प्रीशियस जो मेटल्स हैं उनमें। तो ये शख्स, मैं क्या कह रही थी कि ये शख्स एक प्लान प्रेजेंट करता है। जी कनीस, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देखें, क्योंकि इसको पता था कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल से तो गुजर नहीं सकती ट्रेडिंग के लिए। क्यों? बीच पे तुर्क है। ये मेडिटेरियन सी, सुएज कनाल और रेड सी वाले रूट से भी नहीं जा सकते। क्यों? तुर्कों ने ये रास्ता भी उन पे ब्लॉक किया हुआ है। अर्तगल गाजी तो देखा है ना आपने? इनकी प्रॉपरली जो क्रूसेड वॉर्स थी वो तो आपने देखी हुई है। अंदाज़ा है कि किस तरह से इनकी हिस्टोरिकल राइवलरीज थी, नस्ल दर नस्ल चलती जा रही हैं। इसको पता था कि एक रूट है नॉर्दर्न पोल से, वहाँ से मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर समंदर जमा रहता है, बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पर। इसको पता था कि अगर हम कितना अरसा ट्रेडिंग कर लेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, पूरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके, एक्सपेंसिव रूट है, लेंथी रूट है। तो एजेंडा क्या था कि मुझे कोई ट्रेडिंग रूट्स डिस्कवर करने हैं टू रीच एशिया। मुझे एशिया तक पहुंचने के लिए मज़ीद नए ट्रेडिंग रूट्स को एक्सप्लोर करना है। ये एम्बिशन था, ये ऑब्जेक्टिव था। इस ऑब्जेक्टिव के लिए वो बड़ा एक यूनिक प्लान प्रेजेंट कर रहा है। और प्लान क्या है कि why not to sail through west across Atlantic instead of sailing around the whole massive continent Africa। क्योंकि इसको पता था कि दुनिया गोल है। अगर दुनिया गोल है तो अगर मैं यूरोप से वेस्ट की तरफ मूव करूं ओशन में
और चलता जाऊं, कभी ना कभी तो समंदर ख़त्म होगा और कभी ना कभी तो मैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया पे पहुंचूंगा। इसको मैंने समझाने के लिए आपको प्रॉपरली पेपर को रोल करके बताया था कि बेसिकली वो क्या सोच रहा था कि मैं वेस्ट की तरफ मूव करूं समंदर में, यानी अटलांटिक ओशन में, और फिर मैं ईस्टर्न कोस्ट से ईस्ट से एशिया में पहुंच जाऊं। आई होप इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। गगन, आपको समझ आ रही है? हस्ताद भाई, ओके जी, थैंक यू। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जो ये यूनिक सा आइडिया था ना, वो इस आइडिया को लेके किंग्स और क्वींस के पास जाता है। वो फ्रांस के किंग और क्वीन के पास जाता है, उसका प्लान रिजेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट ऑन हिज प्लान, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं था। तो किंग और क्वीन जो बेचारे ऑलरेडी जवाल का शिकार हैं, जिनके ख़जाने बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, तो वो इस स्टेट में नहीं थे कि वो किसी के एक अनसर्टेन प्लान के ऊपर इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करें। वो बरतानिया जाता है, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता बरतानिया के किंग और क्वीन से। वो स्पेन आता है, क्योंकि उस वक्त स्पेन के किंग्स और क्वीन बड़े मसरूफ़ थे मुसलमानों को ग्रेनाता से निकालने में। वो टाइम था फॉल ऑफ ग्रेनाता का। आखिरकार 7 साल के इंतज़ार के बाद क्वीन इज़ाबेला, शी वॉज द क्वीन ऑफ स्पेन, वो उसको इनवाइट करती है दरबार में कि बताओ क्या कहना चाहते हो। फिर वो क्वीन के सामने अपना प्लान प्रेजेंट करता है विद 2 कंडीशंस। अब कोलंबस की कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन थी कि शिप एंड क्रू टू बी प्रोवाइडेड एट नो एक्सपेंस टू हिमसेल्फ, यानी कि आप जो भी शिप्स और क्रू मेरे साथ जाएगा उसका कोई भी खर्चा मैं नहीं भरूंगा। सेकंड उसकी कंडीशन थी कि लैंड्स डिस्कवर्ड बाय हिम वुड बी गवर्न्ड बाय हिम, कि मैं जो भी लैंड को एक्सप्लोर करूंगा, डिस्कवर करूंगा, उसका गवर्नर मैं हूंगा। क्वीन इज़ाबेला किंग फर्दिनांड ऑफ स्पेन उसके प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। उसके साथ 120 लोगों का क्रू भेजते हैं, 3 शिप्स भेजते हैं, एंड देयर नेम्स वर नीना, पिंटा एंड सेंट मारिया। नीना, पेंटा एंड सेंट मारिया, ये 3 शिप्स के नाम हैं। वेलकम सिद्रा, वेलकम। सिद्रा, आप काफ़ी लेट हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहरहाल हम एक बैकग्राउंड में थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर रही थी, बेसिकली रिवाइज कर रही थी, तो आप यहीं से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है? अच्छा, बहरहाल 3 अगस्त 1492 को उनका सफ़र स्टार्ट होता है। वो समंदर में यानी अटलांटिक ओशन में चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। उनको कोई ज़मीन नज़र नहीं आती। अब इसकी डिटेल में जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लेक्चर लेंथी होता शुरू हो जाएगा। तो इवन जो कोलंबस का क्रू था वो उस पर ही बरहम होना शुरू हो गया कि इसके स्टूपिड प्लान की वजह से हम सब मारे जाएंगे। इवन उन्होंने बीच में उसको मारने की भी कोशिश की कि इसको मार देते हैं और वापस चलते हैं। लेकिन फिर एक दिन उन्हें समंदर में कुछ परिंदे उड़ते हुए नजर आए, एंड दिस वॉज द बिगेस्ट साइन कि आसपास कहीं ज़मीन करीब है। वो मज़ीद आगे गए तो उनको ज़मीन नज़र आई। एक आइलैंड नज़र आया और उस आइलैंड का नाम था बहामास। यानी कि ये वो पहली सरजमीन थी, ये वो पहला आइलैंड था जो डिस्कवर किया जिस पर इन्होंने कदम रखा।
और आज हम इसी आइलैंड को कहते हैं सैन सल्वाडोर। यानी अप्रोक्सीमेटली 2 महीने सफ़र समंदर में सफ़र करने के बाद वो बहामास पहुंचे। वहाँ पर जो लोग थे दे वर वेरी प्रिएम्प्टिव, बड़े बैकवर्ड लोग थे। उनको किसी चीज़ की सेंस नहीं थी, उन्हें लिबास पहनने की सेंस नहीं थी, उन्हें बहुत सी चीज़ों में वो अनसिविलाइज थे। जैसा कि मैंने पहले इनके बारे में काफ़ी हद तक डिस्क्रिप्शन भी बता दी है। अच्छा जी, अब होता क्या है कि कोलंबस की इंटेंशन क्या थी? कोलंबस की इंटेंशंस क्या थी कि मुझे जाना है एशिया और एशिया से लाना है सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात। कहाँ पर? यूरोप में। और यूरोप को फिर से खड़ा करना है अपने पैरों पर, यूरोप की इकोनॉमी को फिर से उठाना है। तो सोने की इंटेंशन से गए थे ना कि हम नए ट्रेडिंग रूट्स ढूंढेंगे एशिया तक पहुंचने के लिए। और इंटेंशन क्या थी? एशिया जाना। तो जब ये बहामास पर उतरे तो इनको वहाँ पर कुछ लोग नज़र आए। मैंने बताया कि वो बहुत अनसिविलाइज्ड लोग थे, उनकी डार्क स्किन टोन थी, क्योंकि इंडियंस गंधमी रंगत के मालिक होते हैं। तो कोलंबस और उसके क्रियो ने उन लोगों को रेड इंडियंस का नाम दिया। उसको लगा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं, क्योंकि उसके उसके माइंडसेट में तो बात ही यही थी ना कि मैं इंडिया जा रहा हूं। उसने अपना सफ़र ही इस इंटेंशन से स्टार्ट किया था कि मैं इंडिया जा रहा हूं, मैं एशिया जा रहा हूं। उसको नहीं पता था कि जिस जगह पे वो पहुंचा है वो जगह है जहां पर आज तक बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। दिस प्लेस इज इवन नॉट डॉक्यूमेंटेड। किसी को एशिया में इसके बारे में नहीं पता। उसको नहीं पता चला कि उसने कोई सी रूट नहीं एक्सप्लोर किया, कोई सी रूट नहीं डिस्कवर किया एशिया तक पहुंचने का, बल्कि उसने 2 अजीम कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर किया है। उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। इन्होंने वहाँ जाते ही लूट मार करना शुरू कर दी। जो औरतों ने अपने कानों में बालियाँ पहन रखी थी सोने की, उन्होंने इनको जाके छीनना शुरू कर दिया, जुल्म करना शुरू कर दिया। दोज पीपल वर वेरी नाइस टू देम। उन्होंने इनको बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम किया कि पत्नी कोई एरियंस हमारी सरजमीन पर बड़े बड़े गाँव और शानदार लिबास में उतरे हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी तबाही करीब आ गई है। क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके क्रियो ने बेपनाह ज्यादतियाँ की उनके साथ, उनके घर उजाड़ दिए, उनको स्लेव्स बना लिया। लेटर हम ये सब कुछ देखते हैं। अभी तो वो सिर्फ 120 क्रियो के साथ है ना, 120 मेंबर्स के साथ है। बहरहाल वो वापस जाता है स्पेन के किंग और क्वीन को, कहते हैं कि मेरे साथ मज़ीद क्रियो भेजो। फिर वापस आता है। इस तरह वो 4 विवेजेस करता है और इन 4 विवेजेस में बहुत सी लैंड्स डिस्कवर होती हैं। आपका बहामास, सैन सल्वाडोर वो पहली सरजमीन थी जहाँ पर ये उतरे। फिर उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ क्यूबा को डिस्कवर करते हैं। फिर इसके बाद वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ हिस्पानोला को डिस्कवर करते हैं। वो डोमिनिका को डिस्कवर करते हैं। वो कैरिबियन आइलैंड्स को डिस्कवर करते हैं। वो त्रिनिदाद जाते हैं, मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका जाते हैं। उसके बाद वो हॉन्डुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, वो वेरियस लैंड्स एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं। लेकिन द वर्स्ट साइड वॉज दैट कि कोलंबस साहब को अपनी पूरी ज़िंदगी में इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि उसने कोई सी रूट डिस्कवर नहीं किया एशिया तक पहुंचने का, बल्कि उसने 2 अजीम कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर किया है। उसके मरने के बाद आई थिंक एग्जैक्टली 1 साल के बाद अमेरिको वेस्पुची नाम का एक शख्स मैप्स के ज़रिए दुनिया को बताता है कि जो
हस्पानोला, ये जो डोमिनिका, ये जो हॉन्डुरास, त्रिनिदाद, ये जो लैंड्स हैं, ये कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है, ये कोई एशिया नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल एक नई दुनिया है जिसका हमें पहले नहीं पता था। यानी कि ये इंटायरली दो मैसिव कॉन्टिनेंट्स हैं। और फिर वेस्पूची के नाम पर इस ज़मीन का नाम अमेरिको रखा जाता है। ट्रांसफॉर्म होते होते वो अमेरिकस बनता है, फिर वहाँ से ट्रांसफॉर्म होते होते वो अमेरिका में कन्वर्ट होता है। आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कलेक्टिवली हम अमेरिकस भी कहते हैं। आई होप ये सबको पता होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अमेरिका डिस्कवर हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जिस जगह की हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ है। कोलंबस और यूरोप ने तो दो बड़े अजीम कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर किया है, नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को। हमने हिस्ट्री पढ़नी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। हमने एक मुल्क की हिस्ट्री पढ़नी है जो पूरी दुनिया का इस वक्त चौधरी है। गगन, मैं समझा पा रही हूँ? गगन, ये सब जो मैंने अभी नाम लिए थे ना, ये आपको ज़रा मैप आपके सामने है तो आप थोड़ा सा उसको ज़रा जूमिंग करें, आपको नज़र आएंगे। एग्जैक्टली ये वही सरजमीन है जहाँ पे आज ब्राज़ील है, जहाँ पे अर्जेंटीना है, जहाँ पे पैराग्वे है, जहाँ पे यूरुग्वे है, जहाँ पे कनाडा है, पनामा एक मुल्क है। बर्मुदा ट्रायंगल का आपने बहुत नाम सुना होगा। कहाँ पे है बर्मुदा ट्रायंगल? कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं गगन, तो समझना शायद आसान हो कि जो नॉर्थ अमेरिका है ना, दुनिया का एक बड़े आज़म है ना, दुनिया का एक सब कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट है, सॉरी, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है दुनिया में। तो नॉर्थ अमेरिका उसमें से एक कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है। आज नॉर्थ अमेरिका में आपको 23 कंट्रीज़ मिलती हैं और टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? कनाडा, अमेरिका एंड मैक्सिको। बहुत सी आपको छोटी छोटी कैरेबियन कंट्रीज़ नज़र आएंगी। साउथ अमेरिका पे आ जाएं तो आपको साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़ मिलेंगी, जिनमें 2 बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। नंबर 1 इज़ ब्राज़ील एंड नंबर 2 इज़ अर्जेंटीना। फिर साइड पे आपको चिली भी नज़र आता है। आपको फॉकलैंड आइलैंड वहाँ पे मिलता है। यानी कि 12 कंट्रीज़ एंड 2 टेरिटरीज़ साउथ अमेरिका में। क्लियर है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अब तक के लिए, फिर इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू आदिल भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप लोगों से तारीफ़ी मैसेजेस ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह, जब लेक्चर पूरा इंशाल्लाह ख़त्म होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं, क्योंकि हम अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, आज मेरा मूड असल में बिल्कुल भी पढ़ाने का नहीं था। यकीन करें, मेरा आज 1% भी इरादा नहीं था, बट मैं खुद भी चाह रही थी कि किसी तरह से ये जो लास्ट सेशन है इसको ख़त्म किया जाए। और फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन पढ़ाने का, तो इस थोड़ा सा मतलब लाइक मुश्किल था मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए मैं अपनी स्क्रीन ना ऑन कर पा रही हूँ और ना ही मैं किसी के माइक्स खोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक दफ़ा खोल दिए फिर मुझे समझ ही नहीं आने कि बंद कैसे करना है इनको, ठीक है। आई होप किसी को कोई इशू नहीं हो रहा है, क्योंकि सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने बड़ी डिटेल में बताई हुई हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो नए बच्चे हैं उनको नहीं इतनी ख़ास समझ आएगी, लेकिन आई एम ग्लैड कि फिर भी
गगन को एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। गगन, योर नेम इज़ वेरी यूनिक। आई सीरियसली लव्ड इट। अच्छा जी, अब अमेरिका को, अच्छा, ओके जी, शुरू करते हैं। ठीक हो गया। अब अमेरिका कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका के मिड में देखेंगे आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नज़र आएगा। अमेरिका से ऊपर आपको कनाडा नज़र आएगा और अमेरिका से नीचे आपको मेक्सिको नज़र आएगा। अमेरिका के ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन जिसमें टाइटैनिक डूबा था, आपको नज़र आएगा। अगर आप अमेरिका के वेस्ट में देखेंगे तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन नज़र आएगा। अच्छा, अब ये जो दो स्टेट्स हैं ना, कनाडा और अमेरिका, इनका जो बॉर्डर है इट इज़ नॉन एज 49th पैरेलल लाइन, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। और आप सरप्राइज्ड होंगे कि ये दोनों बहुत बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है और कनाडा एक अच्छी भली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, एंड दे बोथ आर वेरी पीसफुल। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है। अमेरिका और कनाडा का ये जो 49th पैरेलल लाइन बॉर्डर है ना, ये जो बाउंड्री लाइन है, इज़ वेरी पीसफुल। दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। फिर अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान आपको रियो ग्रांडे रिवर नज़र आता है, एक नेचुरल बाउंड्री लाइन है जो दोनों कंट्रीज़ को सेपरेट करती है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के नॉर्थ में आपको 5 ग्रेट लेक्स नज़र आएंगी, बहुत फेमस लेक्स हैं। दीज आर नॉन एज 5 ग्रेट लेक्स। नंबर 1 इज़ लेक सुपीरियर, नंबर 2 इज़ लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, इरी एंड ओंटारियो। ये 5 लेक्स हैं। इतना डिटेल में वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आप बहुत सी बातें जो मैं बता रही हूँ वो स्किप भी कर सकते हैं। अमेरिका अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 50 छोटे छोटे ममालिक आप कह सकते हैं कि हैं। उन सबको मिला दे तो अमेरिका बनता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको पता होना चाहिए कि 48 स्टेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, एंड 2 स्टेट्स आर सेपरेटेड। नंबर 1 इज़ अलास्का एंड नंबर 2 इज़ हवाई। अलास्का वो स्टेट है जो हम आगे वेस्टवर्ड एक्सपेंशन में पढ़ेंगे, जिसको अमेरिका ने परचेज किया था यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से। $7 मिलियन की डील थी। आई गेस 1867 की बात है ये। तो दूसरी आपको मिलती है हवाई, जो आपको पैसिफिक ओशन में नजर आएगी। और पैसिफिक ओशन में जो हवाई स्टेट है, इसको भी अमेरिका ने अपने साथ अनेक्स किया था क्वीन एनी की हुकूमत को गिरा के, जिसको आप अगेन वेस्टवर्ड एक्सपेंशन में बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। तो मैंने क्या बताया कि अमेरिका की टोटल 50 स्टेट्स हैं, जिनमें से 48 कंटिगुअस हैं और 2 सेपरेटेड हैं। उनमें एक अलास्का है और एक हवाई है। हवाई इज़ एन आइलैंड, और अलास्का अगर आप देखें तो आपको जुड़ा हुआ नज़र आएगा कनाडा के साथ। फिर मज़ीद में अगर आपको अमेरिकन जोग्राफ़ी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताऊं तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका में 2 बड़ी फेमस माउंटेन रेंजेस हैं। नंबर 1 इज़ अपलाशियन माउंटेन रेंज and the other one is Rockies mountain range, and both the ranges they expanded to Canada. आपकी जो रॉकीज माउंटेन रेंज है वो मैक्सिको से पूरे अमेरिका को क्रॉस करती हुई कनाडा तक एक्सपैंड करती है। आपको बीच में एक बहुत बड़ा दरिया नज़र आता है विच इज़ नॉन एज मिसिसिपी रिवर।
मज़ीद हम डिटेल्स इंशाल्लाह जब करेंगे, अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फ़िलहाल अमेरिका के बारे में जो मैंने बातें बताई हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अमेरिका का जो कैपिटल है दैट इज़ वॉशिंगटन। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। आपको सबको पता होनी चाहिए और एमसीक्यूज़ में ये पूछी भी जा सकती है कि अमेरिका का तीसरा कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। इससे पहले अमेरिका अपने 2 कैपिटल्स को चेंज कर चुका है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका का पहला कैपिटल था दैट वाज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से उसने कैपिटल शिफ्ट कर दिया फिलाडेल्फिया में, और फिलाडेल्फिया को टेम्परेरी कैपिटल बनाया जस्ट फॉर 10 ईयर्स। तब तक वो काम कर रहा था वॉशिंगटन पर। 10 साल के बाद अपना कैपिटल फिलाडेल्फिया से शिफ्ट कर दिया वॉशिंगटन में। और जो आपका वॉशिंगटन, इसका पूरा नाम क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन इज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर सर जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनके बारे में आपको अभी नहीं पता, लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज अ मैन जिन्होंने इनको आज़ादी दिलवाई, एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और डीसी, जो आपको वॉशिंगटन डीसी के आगे जुड़ा हुआ मिलता है, डीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, एंड द कोलंबिया इज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने सरजमीन को डिस्कवर किया था। उसको क्रेडिट देने के लिए साथ डीसी लगाया गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ओके जी, अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लोनाइजेशन। पहला टॉपिक है हमारा क्लोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। क्लियर? अब जब अमेरिका डिस्कवर हो गया, जो पहला ट्रिप था वो किसने स्पॉन्सर किया था? स्पेन ने। इट मीन्स टू से कि ये स्पेन की डिस्कवरी थी। ऐसा ही था। दुनिया में जो हमारा ओल्ड वर्ल्ड था, उसमें एक एक खबर फैल गई कि एक ऐसे सरजमीन समंदर के बीचों बीच डिस्कवर हुई है जो हमारी दुनिया से बहुत दूर है और जहां पर कोई नहीं गया था पहले। फिर वहां पर जो आपके उस टाइम की बड़ी बड़ी पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स की मैं बात कर रही हूँ, फ्रांस वहां पर गया, पुर्तगाल वहां पर गया, नीदरलैंड वहां पर गया, और बहुत बाद में बर्तानिया वहां पर किया। हम कह सकते हैं जो रेस थी एक्सप्लोरेशन की, उसमें बर्तानिया ने काफ़ी देर लगाई, वो काफ़ी टाइम के बाद वहां पर गया। ठीक है, बहरहाल बहरहाल मैंने इसको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको प्रॉपरली बताया था कि फ्रांस किस रूट से जाता था, स्पेन किस रूट को फॉलो करता था, और किन किन टेरिटरीज पर स्पेन का कंट्रोल था। जहां पर आज मेक्सिको है, जहां पर फ्लोरिडा था। पुर्तगाल कहाँ पर गया, नीदरलैंड ने कहाँ पर कॉलोनीज बनाई। CSS में सबसे इंपॉर्टेंट बात किया है कि व्हाट नॉट टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू स्टडी। इट मीन्स कि क्या नहीं पढ़ना इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या पढ़ना है। मैं आपको क्लियरली बता देती हूं कि आपकी अमेरिकन लैंड पर नीदरलैंड ने भी कॉलोनीज बनाई, पुर्तगाल ने भी कॉलोनीज बनाई, फ्रांस ने भी कॉलोनीज बनाई, आपकी स्पेन ने भी कॉलोनीज बनाई, और यूनाइटेड किंगडम ने भी कॉलोनीज बनाई। लेकिन ना तो आपने पुर्तगाल की कॉलोनीज
को पढ़ना है, ना आपने फ्रेंच कॉलोनाइजेशन को पढ़ना है, ना स्पेनिश कॉलोनाइजेशन को पढ़ना है। आपने सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका इसी लैंड पर एग्जिस्ट करता था जहां पर ब्रिटानिया ने कॉलोनाइजेशन की थी। उन्हीं लोगों ने उसी ब्रिटानिया से आज़ादी हासिल की और एक अलग मुल्क बना दिया। फिर उस मुल्क को एक्सपैंड करते गए और फिर आपको आज एक 50 स्टेट्स पर मुश्तमिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलता है। तो ब्रिटानिया ने क्या किया? ब्रिटानिया ने यहाँ पर आकर 13 कॉलोनीज बनाई और उन 13 कॉलोनीज को क्या कहा जाता है कि 13 ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम। आप इस नाम का पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 13 ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम कि किस तरह से नैरो सी बॉर्डर की तरफ गया। इन शॉर्ट जो जो ब्रिटानिया ने 13 कॉलोनीज बनाई, उनमें कुछ कॉलोनीज चार्टर कॉलोनीज थी, कुछ रॉयल कॉलोनीज थी, कुछ प्रोप्राइटरी कॉलोनीज थी। अब मैं क्विकली ज़रा तीनों कंसेप्ट्स को क्लियर कर दूं कि आपकी चार्टर कॉलोनी क्या होती है। हम कह सकते हैं कि अ कॉलोनी विच इज़ ग्रांटेड ए चार्टर बाय क्राउन एंड अलाउड टू एस्टैब्लिश देयर ओन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ क्राउन, कि एक ऐसी कॉलोनी जिसको क्राउन की तरफ से चार्टर मिला है कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट खड़ी कर सकता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्राउन। रॉयल कॉलोनीज कौन सी होती हैं? वो कॉलोनीज विच आर एक्चुअली डायरेक्टली गवर्न्ड बाय क्राउन, which are directly associated by the motherland, by the king, by the crown. वर्जीनिया और न्यूयॉर्क आपकी रॉयल कॉलोनीज थी। अब थर्ड हमारे पास आती है प्रोप्राइटरी कॉलोनी। प्रोप्राइटर किसको कहा जाता है? मालिक। इट मीन्स टू से that proprietary colony had a proprietor who was actually given a colony from crown, and this proprietor could choose officials whoever he chose to govern that colony. वो किसी को भी वहाँ पर गवर्नर बना सकता है या कंट्रोलर बना सकता है। पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड एंड डिलावेयर, ये आपकी प्रोप्राइटरी कॉलोनीज थी। मारिया, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट एंड रोड आइलैंड, ये 3 आपकी थी चार्टर कॉलोनीज। ठीक है, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क थी आपकी रॉयल कॉलोनीज। पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड एंड डिलावेयर वर प्रोप्राइटर कॉलोनीज। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई इश्यू, प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। ठीक है, अब 13 कॉलोनीज बनाई ब्रिटानिया ने अमेरिकन लैंड पर, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। उनका नाम दिया गया 13 ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉलोनाइजेशन होता क्या है। बहुत से बच्चों को कॉलोनाइजेशन का कंसेप्ट का पता ही नहीं है। उनको मैं एक बात बता दूं कि एक वक्त था कि आप ब्रिटानिया की कॉलोनी थे, हम भी ब्रिटानिया की कॉलोनी थे, यानी कि सब कॉन्टिनेंट इंडिया, बड़े शहर
It remained the colony of Great Britain. फिर हमने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, डोमिनियन ऑफ इंडिया बना, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान से एक और मुल्क बना बांग्लादेश। आई होप क्लियर है सबको। वैसे ये आप सबको ऑलरेडी आई थिंक पता होगा, जो गगन आपके लिए मैं स्पेशली, ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से सुनना है। गगन एक कोटेशन है, मैं वो कोटेशन पढ़ूंगी और पूरा का पूरा कंसेप्ट उसी को पोस्टमार्टम करते हुए समझा दूंगी आपको। कोटेशन क्या है? सीसल रोड्स कहते हैं कि वी मस्ट फाइंड न्यू लैंड रूट्स, we must find new land routes from which we can obtain raw material and at the same time exploit cheap slave labor from the natives of the colonies. The colonies would provide a dumping ground for the surplus goods produced in our factories. अब इस कोटेशन पर थोड़ा सा फोकस करें कि वो शख्स कहना क्या चाह रहा है। वो कहता है कि हमें कुछ नई ज़मीनें फाइंड करनी है, हमें कुछ नई ज़मीनें ढूंढनी है जहाँ से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकें, रॉ मटेरियल, और साथ साथ क्या करें, एक्सप्लॉयटेशन करें, वहाँ के रहने वाले लोगों से काम करवाएं स्लेव्स की तरह, मीन्स टू से कि उनको स्लेव्स बना दें। नंबर 1 क्या था कि रॉ मटेरियल वहाँ से लेके आए। नंबर 2 क्या था कि वहाँ के लोगों से ही काम करवाएं उस रॉ मटेरियल पर। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहना चाह रहा है कि लेट्स सपोज बरतानिया गया, उसने एक ज़मीन ढूंढ ली, उस ज़मीन की स्पेशलिटी है लोहा, वहाँ पर लोहा बहुत ज़्यादा, आयरन बहुत ज़्यादा है। तो वो कहता है कि आयरन को निकालो, आयरन ओर्स को निकालो, उनके अपने जो लोग हैं, जो वहाँ के नेटिव्स हैं, मकामी हैं, उनको स्लेव्स के तौर पे इस्तेमाल करते हुए उस ओर को लेके जाओ और शिप्स में लोड करो, फिर उसको लेके आओ मदरलैंड यानी बरतानिया। बरतानिया जाकर उन शिप्स को करो अनलोड। ये सारा काम कौन करेंगे? स्लेव्स करेंगे, क्योंकि खुद तो वो माशाल्लाह शहंशाह लोग थे ना। फिर उसको फैक्ट्रीज में लेके आओ। फैक्ट्रीज कहाँ पे है? बरतानिया में। उन आयरन ओर से प्रॉपरली फर्निश्ड आयरन बनाओ, फिर उस लोहे की, उस आयरन की बंदूक बनाओ, दरांती बनाओ, छुरी चाकू जो भी बनाने ऑब्जेक्ट्स बनाओ, यानी कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया फर्निश्ड गुड में। उसकी कॉस्ट बढ़ गई। फिर उस फर्निश्ड गुड को पूरी दुनिया में बेचो अपना लेबल लगा के, और पूरी दुनिया में बेचने के बाद जिस कॉलोनी से निकाला था, जिस सरजमीन से वो लोहा निकाला था, उस कॉलोनी में भी जाकर बेचो। आई होप मैं ये कंसेप्ट समझा पाई हूँ गगन। कुछ नहीं समझ आया तो बताएं मुझे। अब इस कोटेशन पे फोकस करें तो आपको पूरा कॉलोनाइजेशन का कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया? मैं आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत से रीजन्स कॉलोनाइज हुए हैं। आपके अफ्रीका के बहुत से मुल्क कॉलोनाइज हुए हैं। आपके अमेरिकस में बहुत सी रीजन्स कॉलोनाइज हुए हैं, जिन्होंने बाद में, किसी ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, किसी ने स्पेन से की, किसी ने फ्रांस से की। जो आपका अफ्रीका है ना, उसमें कनीज, आपके अफ्रीका में ना, आपके अफ्रीका में जब कॉलोनाइजेशन हुई ना कनीज, तो इन्होंने पता है क्या किया? एक स्टेट थी, उसका नाम था कोट डाइवो। वहां पर आइवरी बड़ी अच्छी होती थी। इन्होंने उसको बना दिया आइवरी कोस्ट।
कि यहाँ से हमने क्या करना है कि आइवरी की प्रोडक्शन करवानी है। सब काम कौन करेगा? लेबर। कौन सी लेबर? स्लेव लेबर, मुफ्त की लेबर। और सारी आइवरी जाएगी बरतानिया। तो जहाँ पर आइवरी बड़ी अच्छी थी उसका नाम रख दिया आइवरी कोस्ट। एक एक कंट्री थी उसका नाम था घाना, वहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा था। उस स्टेट का नाम रख दिया गोल्ड कोस्ट कि यहाँ से हमें क्या करना है? गोल्ड जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं करना है, उसको मदरलैंड लेके आना है, फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना है। एक और स्टेट थी टोगो, बेनिन और कुछ एरियाज आपके नाइजीरिया के। यहाँ पर ना उनको कुछ ख़ास नहीं मिला, ना कोई लोहा, ना कोई कॉटन, ना कोई सोना चांदी, कुछ भी ख़ास नहीं मिला। मिट्टी थी या लोग थे। इन्होंने कहा कि अच्छा अब कुछ ना कुछ तो करना है ना, बेनिफिट तो हासिल करना ही करना है, किसी भी तरीके से करें। इन्होंने कहा कि चलो मिट्टी को उठाने का तो फ़ायदा नहीं है, मिट्टी को छोड़ के बंदों को उठाना शुरू कर दो। आपकी टोगो और बेनिन को इन्होंने बना दिया स्लेव कोस्ट कि यहाँ से हम लोग इनके नेटिव्स मकामी लोगों को उठाएंगे और दुनिया भर में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे स्लेव्स को। मैं एक लाइन बोलती होती हूँ जब भी मैं ये टॉपिक किसी को भी समझाती हूँ, तो मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ कि कॉलोनाइजेशन का मतलब इनके नज़दीक क्या था कि मिट्टी को छोड़ के जो मिलता है उसको उठा लो। मिट्टी को छोड़ के हर चीज़ को ले आओ, मदरलैंड। दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन। आई होप कि ये क्लियर है। ऐसा ही है। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई टॉपिक करते हैं तो उसको 3 डायमेंशंस में देखते हैं। नंबर 1 इज व्हाई, नंबर 2 इज हाउ एंड नंबर 3 इज इम्पैक्ट्स। अब कॉलोनाइजेशन है तो हम इसको 3 डायमेंशंस में पढ़ेंगे। नंबर 1 कि कॉलोनाइजेशन क्यों हुई, नंबर 2 कॉलोनाइजेशन कैसे हुई, एंड नंबर 3 डायमेंशन इज कि कॉलोनाइजेशन के क्या इम्पैक्ट्स हुए, क्या असरात हुए। अब कॉलोनाइजेशन क्यों हुई इस पर मैंने बहुत डिटेल्ड कमेंट्री ऑलरेडी की हुई है। मज़ीद अगर किसी को जानना है तो यूट्यूब मेरा चैनल है, उस पर आपको एक लेक्चर मिल जाएगा रीजंस ऑफ कॉलोनाइजेशन, उसको देख लें। मैं रीजंस ऑफ कॉलोनाइजेशन नहीं पढ़ा रही, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज़ को ज़ाया करने वाली बात है कि मैं दोबारा से पूरे के पूरे लेक्चर को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। हम देखते हैं ब्रॉडली, हम सिर्फ टच करेंगे कि कॉलोनाइजेशन के क्या इम्पैक्ट्स थे, क्या असरात थे। क्योंकि आपका एक सवाल आता है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एडवेंट इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यानी कि जब बरतानिया से लोग अमेरिका गए तो अमेरिका की सरजमीन पर क्या क्या असरात हुए, अमेरिका किस तरह से इम्पैक्ट हुआ। तो अमेरिका, मेरे बहनों और भाइयों, किस तरह से अमेरिका इम्पैक्ट हुआ, आप इसको डायसेक्ट करें इस टॉपिक को। आप इसको किस तरीके से करेंगे, आपको बताएंगे आप किस तरीके से करेंगे। आप एग्ज़ामिनर को बताएंगे कि जब ब्रिटानिया से लोग, जब ब्रिटिशर्स आपके अमेरिका पहुँचे तो यहाँ पर बहुत से पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हुए, बहुत से इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आए, बहुत से सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स भी राइज हुए। फिर हमें बहुत से रिलीजियस एंड्स पर भी बहुत से इम्पैक्ट्स, बहुत से असरात देखने को मिले। हमें बायोलॉजिकल एंड्स पर भी बहुत से असरात देखने को मिले। हमें टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी देखने को मिले। हमें ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट्स देखने को मिले। हमें डेमोग्राफिकल इम्पैक्ट्स देखने को मिले। इससे बेहतरीन इस टॉपिक की डायसेक्शन नहीं हो सकती।
पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या थे? आपके बरतानिया को एज मिल गया स्पेन और फ्रांस पर। एक रेस चल रही थी ना उस वक्त दुनिया में हेजमनी क्रिएट करने की। जिस मुल्क के पास जितनी ज़्यादा लैंड्स और टेरिटरीज होंगी, जिसने जितने ज़्यादा कब्जे कर रखे होंगे दुनिया में, वो उतना ऊंचा सरदार होगा दुनिया का। तो जिसकी जितनी ज़्यादा कॉलोनीज होंगी वो दुनिया की सुपर पावर होगा। फिर इसी चक्कर में इनकी पूरी जो सोसाइटी थी वो डिवाइड होना शुरू हो गई। एक तरफ आपको फ्रेंच कॉलोनीज मिल रही हैं, आपको ब्रिटिशर्स कॉलोनीज मिल रही हैं, आपको स्पेनिश कॉलोनीज मिल रही हैं, पुर्तगाल ने अलहदा अपनी कॉलोनीज बनाई हुई हैं। तो आपकी सोसाइटी डिवाइड हो गई। मोर ओवर मज़ीद अगर हम देखें तो रेड इंडियंस एक तरफ, आपके अमेरिकन जो कॉलोनीज थी वो एक तरफ, सोसाइटी मज़ीद डिवाइड, इनकी आपस में जंगें नेटिव अमेरिकन्स की और जो ब्रिटिशर्स थे इनकी जंगें हुई आपस में बहुत ज़्यादा। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स में आप क्या देखेंगे कि द सोसाइटी वॉज एक्चुअली डिवाइडेड among Native Americans and English people. नंबर 3 आप क्या कह सकते हैं, बहुत सी इंडियन वॉर्स हुई। आपको एंग्लो फ्रेंच वॉर देखने को मिलती है फ्रांस और बरतानिया के दरमियान। फिर आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश ऑर्गेनाइज देम अंडर वन डोमिनियन। वो एक डोमिनियन बन गए और फिर उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस को एक्सपीरियंस किया फर्स्ट टाइम, जो बहुत बड़ी वजह बनी उनकी आज़ादी की, जिसको हम श्योरली डिस्कस करेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। अगर मैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की बात करूं तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या था? अमेरिका में टोबैको की डिस्कवरी हुई बाय जॉन राल्फ। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट कर गया क्योंकि यहाँ पर कॉटन की बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती थी। मोर ओवर टोबैको यहाँ पे डिस्कवर हो गया। फिर आपको मेज़ की बहुत अच्छी प्रोडक्शन यहाँ पर मिली। तो जो मार्केट ऑफ यूरोप थी इट वाज एक्चुअली एक्सपेंडेड। यूरोप की इकोनॉमी बूस्ट होना शुरू हो गई, ट्रेड बढ़ गई, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड ए टैक्स कल्चर। मर्केंटालिज्म का कंसेप्ट इन्होंने दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद अगर आप सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स की बात करें तो कौन से कल्चरल इम्पैक्ट्स आए? इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। नेटिव्स तो बेचारे पता नहीं कौन सी ज़बान बोलते होंगे ना, ये लोग यहाँ पर आए और इंग्लिश बोलना शुरू की। तो दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड देयर ओन लैंग्वेज इन अमेरिकन लैंड। मोर ओवर इन्होंने यूरोपियन कल्चर्स एंड यूरोपियन वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया। इन्होंने स्लेवरी की बुनियाद रख दी, यहाँ पर स्लेव ट्रेड्स करवाना शुरू कर दी। बेचारे नीग्रोस को, जो ब्लैक हबशी जिनको हम कहते हैं, उनको कश्तियों में बिठा के दूर दराज दुनिया के इलाकों में ले जाते और बेचा करते थे ये लोग। तो पूरा स्लेव ट्रेड जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। अगर हम रिलीजियस इम्पैक्ट्स की बात करें तो जब ये आए थे तो साथ इनके क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए थे, जिन्होंने अपने दीन की तालीमात यानी क्रिश्चियनिटी की तालीमात देना शुरू की। और इस तरह से क्रिश्चियनिटी जो थी वो यहाँ पर आज भी अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में आपको क्या नज़र आती है? क्रिश्चियनिटी। तो वो किस तरह से फैली? जब ये यहाँ आए तो साथ अपने मज़हब को भी लेके आए। जिनके मिशनरीज थे, जो इनके पॉप्स थे, इन्होंने टीचिंग्स करना शुरू की और इस तरह से क्रिश्चियनिटी ने एक्सपैंड किया। फिर जब क्रिश्चियनिटी एक्सपैंड हुई तो डेफिनेटली फिर चर्चेस भी बने। आपको अमेरिका में, आपको साउथ अमेरिका में बहुत से चर्चेस भी फिर नज़र आते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की बात करें तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो
आपका जो इकोसिस्टम था, आपका जो एनवायरनमेंट था अमेरिका का, उसमें बहुत सी चेंजिंग्स आई। ये बहुत सी बीमारियां भी साथ लेकर आए, जानवर अपने साथ लेकर आए। तो जो नेटिव्स थे वो बेचारे तो इस सब के आदी नहीं थे। जब इकोसिस्टम में चेंज आया तो बहुत से नेटिव अमेरिकन्स मर गए जस्ट बिकॉज ऑफ डिजीजेस। अगर हम टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की बात करें तो इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पर। बहुत सी इन्वेंशंस होना शुरू हुई। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कॉटन जिन इन्वेंट हुई, जो आपकी ब्रिटिश मिलिट्री थी उसने इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया मॉडर्न वेपन्स को। नए जहाज़ बन रहे हैं, नए नेविगेटिंग टूल्स बन रहे हैं, नई एग्रीकल्चरल टूल्स बन रहे हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में भी एक बूस्ट देखने को मिला। फिर अगर हम ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट्स की बात करें तो बहुत से फिर न्यू रूट्स डिस्कवर हुए, बहुत सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खोलना शुरू हो गई इनके लिए, बहुत से ट्रेडिंग रूट्स डिस्कवर होना शुरू हुए, बहुत से आइलैंड्स डिस्कवर हुए। फिर जैसे ही कोई डिस्कवरी होती थी तो वहाँ पे कॉलोनाइजेशन होना शुरू हो जाती थी। वो कोई ना कोई जो सुपर पावर थी उस टाइम की वो वहाँ पर आती और अपनी कॉलोनी बना लेती। यानी कि हमें एक रेस देखने को मिली बिटवीन द यूरोपियन इंपीरियल फोर्सेस। तो ये थे हमारे इम्पैक्ट्स जो हमने ब्रॉडली एक दफ़ा डिस्कस किए कि जब ब्रिटानिया यहाँ पर आया, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, जब फ्रेंच यहाँ पर आए, तो क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए। अब हमारा एक कॉलोनाइजेशन से रिलेटेड एक डोमेन रह गई है और वो ये है कि कॉलोनाइजेशन कैसे हुई, जिसमें आप पूरा बताएंगे कि न्यू हैम्पशायर किस तरह से ये कॉलोनी बनी, कनेक्टिकट किस तरह से बनी, मैसाचुसेट्स बे और प्लेमाउथ बे किस तरह से बनी, रोड आइलैंड किस तरह से इस्टेब्लिश हुई। तो आप हर एक कॉलोनी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी कमेंट्री सेट करेंगे, क्योंकि आज तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एफपीएससी की तरफ से नहीं पूछा गया सीएसएस में, लिहाजा मैं इस टॉपिक को स्किप कर रही हूँ। अब हम आ जाते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर। हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आखिर क्या नौबत थी जो इनको जंग तक ले आई। वो बरतानिया जिसने यहाँ पर कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी, उन्हीं कॉलोनीज ने उसी बरतानिया से आज़ादी हासिल की और एक अलग मुल्क बनाया, एक अलग रियासत की बुनियाद रखी। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक स्टेट की रियासत, फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री की बुनियाद रखी गई। तो आखिर क्या रीजंस थी, क्या वजूहात थी जो इनको जंग तक लेके आए, जो इनको आज़ादी तक लेकर आए। थोड़ा सा पानी वगैरह पी लें, थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं शॉर्ट सी, ठीक है। जस्ट 4-5 मिनट के बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं। इज इट ओके और नॉट? अभी तक सब कनेक्टेड है, कोई भी नहीं किया। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ओके जी, थैंक यू सो मच। ठीक है फारसा, मैं इसके बारे में आपको बाद में जवाब दूंगी। अभी मैं बिलीव में मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हुई हुई हूँ कि मैं आपको, हम इस ठीक है हम सोचते हैं जो भी टॉपिक हो आप एक दफ़ा बता दीजिएगा मैसेज में, अगर मेरे पास टाइम, क्योंकि मेरी रूटीन भी अब बहुत बिजी होने वाली है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि ये टॉपिक मैं आज ही जो रिवीजन करवानी है सब कुछ आज ही ख़त्म करूँ, क्योंकि कल का तो किसी को नहीं पता ना।
चलिए फिर इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, बाद में देखते हैं, ठीक है। फ़िलहाल सिर्फ 4-5 मिनट्स की ब्रेक कर लें और कोई पानी वगैरह स्नैक्स वगैरह अपने पास रख लें, क्योंकि अभी दोबारा आपके 2-3 घंटे में सर खाऊंगी, ठीक है। ओके जी, मिलते हैं फिर।